Shanaziz, can you hear me? यस सर, लेकिन सर वो अभी यही हो रहा था कि आप डिस्कनेक्ट बार बार हो रहे थे और स्क्रीन भी है वो स्टक हो रही थी। अब नहीं होगी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब नहीं होगी। ठीक हो गया। और तमाम बच्चे अपना नाम आने पर अपना हैंड रेज करें और माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा। प्रेजेंट करें, जब उनका टाइम खत्म हो जाए खुद ही अपना माइक म्यूट कर लें और दूसरे बंदे को चांस दें। ठीक है। If anyone has any question, please raise your hand. Then we will start this session. Or Shanaziz, would you think? What do you think? We should have to wait for 2 minutes, or we have to start? Please represent. Maneeb's iPhone. Maneeb, I know you have an iPhone. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मनीब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो यू हैव आईफोन। आप अपना रोल नंबर लिख लेते तो ज्यादा बेहतर ना होता? सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं रहा, वो मैंने ऐसे ही लॉगिन कर दिया। चलें, हम 1 मिनट आपसे गपशप करते हैं ताकि तब तक बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं और फिर इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या सीखा आपने इस कोर्स में मुनीब नासिर? सर बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स में, अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3 में जी। सर मैंने टूल सीखे हैं आपसे, नया बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं। नया मतलब पहले वाला नहीं, पहले भी आप माशाल्लाह से 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स किसी ना किसी कोर्स के जरिए, कोई ना कोई टूल्स। कुछ नया आपने सीखा? क्या सीखा? प्लीज समराइज इन 1 मिनट। सर नया मैंने यही सीखा सर, मैंने कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं पहले तो मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे। उसके बाद मैंने क्या उसे कहते हैं, डिफरेंट टेक्निक सीखी हैं आपसे इसकी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। ओके। और यही सर, कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओवरऑल यही चीजें मैंने सीखी थैंक सर। यू सो मच मुनीब। सो फ्लोर इज योर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सो मच यंग मैन। अस्सलाम वालेकुम। सो माय टॉपिक इज पीटीएम। इट स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अगर हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे ना, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या है। मैं कुछ छोटे से ऐसे थोड़ी जल्दी से बता दूं कि ट्रांसलेशन ये होती है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर इट्स ट्रांसलेशन, उसकी फर्दर केमिकल मॉडिफिकेशन को, प्रोटीन की जो प्रोटीन फॉर्म हो गया है, उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। फिर मैं आपकी इसको इम्पोर्टेंस बताता चलूँ कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमें कंट्रीब्यूट करता है और डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस में हेल्प करता है। और ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, ट्रिमिंग है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, और यूबिक्विटिनेशन है, इसकी टाइप है ये। और उसके आपको मैं अगर डिटेक्शन बता दूं कि हम पीटीएम को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो इसके कुछ सेवरल मेथड। Assalamualaikum class. My name is Bakir. My roll number is 16804. My topic is hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डिंग टू स्मॉल स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। नाइट्रोजन है जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें थ्री रिक्वायरमेंट्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। और ये टू टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, इंटरमोलिक्यूल्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गर होती है देन वंडर वाल्स फोर्सेस से।
नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन। Ramesh, we cannot hear you. Can you please fix your mic, brother? Ramesh Salim, we cannot hear you. Please fix your mic. Thank you. साइलेंसिंग ऑफ पार्टिकुलर जीन के लिए आरएनए इंटरफेस हमारे पास मैकेनिज्म है जो इनहिबिट करता है जीन एक्सप्रेशन को। ट्रांसलेशन पे साइलेंसिंग मैकेनिज्म हमारे पास 2 स्टेप मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है आरएनए इंटरफेस को। डीएस आरएनए डाइस्ड होता है, डाइस्ड के थ्रू आरएनए ऐसे ही आरएनए में ऐसा ही आरएनए जो है नेक्स्ट जो है Assalamu alaikum, my name is Shan Aziz, and today we will discuss protein structure prediction. So protein structure prediction, it's a method by which the amino acid structure, by amino acid sequence, we predict the structure of protein. About 25 to 30 of percent of amino acid sequence have been predicted yet by crystallography or NMR spectroscopy. So basically there are 3 experimental methods for the protein model prediction: X-ray crystallography, NMR spectroscopy, and chirogeny electron microscopy. X-ray crystallography is the most accurate. It's in vitro, needs crystals, and time consuming, and it's expensive process. The NMR spectroscopy is fairly accurate. It's in vivo, means it involves the living organisms
to take place, and no need for it, doesn't need any crystals, and limited to very small proteins, and it's very time consuming, and it's a very hard process to carry out. Assalamu alaikum. Today my topic is X-ray crystallography. X-ray crystallography is a technique used for identifying the atomic and molecular structure of crystal. इसमें हम atomic और molecular structure find करते हैं crystal का. सिंपल एक्सरेज बीम हम सेट करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसमें से एक्सरेज निकलती हैं और वो क्रिस्टल पे पड़ती हैं, तो बैक पे एक इमेज बनती है जिससे क्रिस्टलोग्राफर एक इमेज प्रोड्यूस करता है. एडवांटेजेस देख लेते हैं. इसमें एडवांटेज है ये चीपेस्ट है और कन्वीनियंट वे है, इजिली यूज्ड है. और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मतलब ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं होता, एयर में कम एब्जॉर्ब होता है, तो हम इसे नॉर्मल एयर में कर सकते हैं. दे डू नॉट इंटरेक्ट वेरी स्ट्रॉन्गली विद लाइटर एलिमेंट. डिसएडवांटेज इसका ये है कि मतलब ये लाइटर एलिमेंट के साथ ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट नहीं करता. ये देखिए आप सिंपल एक्सरेज की बीम निकल रही हैं, वो क्रिस्टल पे पड़ रही है और बैक पे इमेज बांधा है जिससे हम इससे 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है. थैंक यू. Assalamu alaikum. My name is Aisha Faiz and my presentation topic is TFBS, stand for transcription factor binding. ये प्रोटीन होती है जो बाइंड करते हैं डीएनए से, जो हमें जीन एक्सप्रेशन मिलता है. लोकेशन और जीन जहाँ पे जो है टीएफ बाइंड कर रहा है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन साइट बाइंडिंग वेब पेजेस कहते हैं. आगे इसकी वर्किंग है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट कैसे वर्क करती है. ट्रांसक्रिप्शन स्पेक बाइंडिंग साइट जो होती है वो पार्ट होता है प्रमोटर और इनहेंसर लोकेशन ऑफ द जीन का. जीन प्रमोटर जो होता है वो अपस्ट्रीम होती है और इनकॉर्पोरेट करती है 3 इंपॉर्टेंट एरियाज को. ये जो होती है वो एरियाज जो कौन से हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है. इनहेंसर जो होता है हम उसको कॉमनली यूज करते हैं अपस्ट्रीम ऑफ द जीन्स को. जो सिंगल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसकी जो है हम ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रियलिटी में उसमें बहुत सारी प्रोटीन की जो है वो जरूरत होती है. स्कैंडी फैक्टर इसके अलावा इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पीस ऑफ डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बाइंडिंग साइट होनी चाहिए. हम ब्राउजर पे जो है उस प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, वो एनालाइज करता है स्टैच ऑफ डीएनए सीक्वेंस और फिर हमें जो है My presentation topic is siRNA. आरएनए इंटरफेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर शॉर्ट पार्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल दूसरे आरएनए से जाकर अटैच हो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होता है. आरएनए इंटरफेरेंस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शॉर्ट पार्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल किसी दूसरे आरएनए के साथ जाकर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करता है और ट्रांसलेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से जीन साइलेंसिंग हो जाती है. इसके दो सोर्सेज होते हैं, एंडोजीनियस सोर्स एंड एक्सोजीनियस सोर्स. डबल स्टैंडर्ड siRNA पर डाइसर के पर बाइंड करता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को बोथ एंड से क्लीव कर देता है. उसके बाद आर्गोनॉट प्रोटीन जो गाइड स्टैंड पर आकर अटैच करती है, जिसके जरिए रिस्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. ये डबल स्टैंड आरएनए को डिटेक्ट करेगा और सिर्फ एक स्टैंड को क्लीव कर देगा. siRNA की लेंथ जो होती है वो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स होती है. शॉर्ट होने की वजह से ये जल्दी से इजीली अनबाइंड हो जाता है. पैसेंजर स्टैंड जो होता है वो अनबाइंड हो जाता है और गाइड स्टैंड जो होता है वो रिमेन होता है. आरएनए स्ट्रैंड बाइंड हो जाएगा स्पेसिफिक रीजन के साथ और आर्गोनॉट प्रोटीन एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगी.
पर्टिकुलर रीजन को, ये हमारे पास पर्टिकुलर रीजन को फाइंड करेगी और गाइड स्टैंड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा आउटसाइड। Assalamualaikum, sir. My name is Usman Ghani, and my topic is Pangenome. Pangenomic is the concept introduced in 2005 by the Tatlin. Basically, pangenomic is a study of the entire gene in the set of all strain of the species. It is based on the two genome. One is cogenome, and second is accessory Wait genome. for a second. Your roll number is 16816, right? 18, sir. Then why you are speaking on 16816? It's someone Muhammad Usama with molecular docking. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, sir. My topic name is pangenome. Pangenomic is the concept introduced in 2005 by the Tatlin. Pangenomic is the study of the entire genes set of the all strain of the species. It is the concept of consist of the two genome, cogenome. What is cogenome? Cogenome represent gene present in all strain of the species. It is basically including housekeeping gene which regulate the function, and variable genome. Variable genome gene that is not present in all strain of the gene. It is work for specific adaptation, for example, antibiotic resistance. There is advantages of pangenome. It is useful for the develop vaccine against the pathogenic strains, detecting, identification, tracking, and a new strain in the metagenomic samples. Study of the evolutionary impact of the horizontal gene transfer is also studied. There are the two types of the pangenome: open pangenome and closed pangenome. In open pangenome, no number of the gene of the pangenome increase with the number of the additional sequence strain. For example, those species that live in a multiple environment have multiple way to exchanging genetic material. For example, E. coli. There are the pangenome tool for use for the pangenome is the Rory, PanX, PanOct, Ortho, MCL, and LSBSR, Felon. These are the
Thank you everyone. So Shanaziz जी, मोहम्मद इमरान अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इमरान। सर मेरी प्रेजेंटेशन रहती है अभी। आपने मिस कर दी बेटा। सर 7:30 का सर मैसेज आया था क्लास का, तो मैंने जब ज्वाइन की तो सर मतलब टर्न ओवर हो गया था। टर्नओवर हो गया था। अच्छा जी, क्या है टॉपिक आपका जनाब? सर NMR। NMR. You have your time starts now. You have 1 minute. Please explain what is NMR. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ये NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने कंपाउंड के अंदर जो आटम्स और उनकी टाइप्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। NMR में ये भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिसमें न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 होगी उनका हम NMR स्टडी नहीं कर सकते। मतलब जिनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 से अबव होगी वही कंपाउंड होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। इसमें जो ऑड नंबर, जिनके आटम्स की तादाद ऑड नंबर में होगी, हम सिर्फ उन्हीं को स्टडी कर सकते हैं। NMR की दो कॉमन टाइप्स हैं। एक है 1H NMR जिसमें हम अपने कंपाउंड्स को हाइड्रोजन की बेस पर स्टडी करते हैं, और कार्बन 13 NMR है जिसमें हम अपने कंपाउंड्स को कार्बन की बेस पर स्टडी करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं, सैंपल होल्डर, सैंपल होता है, डिटेक्टर होता है, एनालाइजर होता है और RF जनरेटर होता है। सबसे Thank you पहले हम Imran. Your अपने time finished. Thank you so much. थैंक जी काशिफ सलीम। काशिफ सर जी बेटे। सर वो मेरी तो नेम वाली स्क्रीन ही हेल्ड हो गई थी सर। सर आपने मैंने हैंड भी प्रेजेंट रेज किया? किया है। आपने प्रेजेंट किया यस था? सर। बस ठीक है ना, यस सर, कर आपने दिया। प्रेजेंट कर दिया। वेरी गुड, इट्स रियली वेरी गुड। बेटा पता क्या होता है, जब आपको 1 मिनट मिला है ना तो आपको नहीं सोचना कि स्क्रीन किधर है, आपको सिर्फ 1 मिनट यस में अपना टॉपिक डिस्क्राइब करना है। ठीक है? जैसे बहुत से ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इंतजार करते हैं अगली स्लाइड के आने का। नहीं, आपको इंतजार नहीं करना, आपने 1 मिनट में अपना मौकफ देना, आगे क्या चल रहा है वो आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच काशिफ थैंक यू सर। जी। मजर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मजर सर मैं मेरी प्रेजेंटेशन अक्सर रहती है। बेटा आपको अभी मिलेगा चांस, नेक्स्ट अभी 5 मिनट बाद जब दोबारा सेशन शुरू होगा आपको चांस मिलेगा, आपकी उस सेशन में होगी। ठीक है सर, सॉरी सर। आपका नेम शो हुआ था? नो सर। तो बस जो आप मैं सोचा वो इंतजार शायद। नहीं बेटा, इंतजार करें अपनी बारी का। थैंक यू ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। अरामिश अरामिश सलीम 07 जी। ओके। हमजा रजा जी। हमजा रजा जी। अरामिश बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हमजा सर मेरी प्रेजेंटेशन रहती है। बेटा आपको अभी चांस देते हैं, अभी रोल नंबर ओके 19 सर। तक हुए हैं। ओके नेक्स्ट सेशन ओके वेट। थैंक ओके यू। एनीवन एल्स? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। रामेश जी बेटा आप कुछ कहना चाहती हैं? 16807 रामेश। ओके, थैंक यू सो मच। सो शान अजीज, so we are जी going सर। to conclude our session here and we will join in next session shortly, and inshallah ta'ala the remaining presentations will be in that session. Everyone please be careful about your presentation. This presentation doesn't mean to damage you or pressurize you. The only aim of this presentation is learning. If you have only 1 minute with your professor or a stakeholder or with the funder, how you can convince him or her in 1 minute, how you
just have to summarize the key points. You have to summarize only one basic point. So don't be nervous, just relax yourself. Like I know about a student named Amna16817. She didn't speak. So please don't do this. Just speak when your name appears. You have to start your topic. No matters your topic starts or not in the slides. Your time starts in actual. So please be careful, everyone, and try to summarize the topic in 1 minute so you can learn how to hold your nerves for 1 minute in front of a professor, a funder, a stakeholder, or VC, or a dean, or an HOD. Okay. So the aim of this presentation is to learn to hold your nerves, to show your patience, to express in 1 minute. It doesn't mean, so you should be very careful for your words for this 1 minute. You don't need to be nervous, just relax yourself, be prepared for your turn, be prepare yourself for your turn. No need to panic, just relax, take a deep breath, and then present in 1 minute. आप बच्चे घबराएं मत, ये बड़ी ही आसान है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, ताकि आप एक इंटेंस इन्वायरमेंट में, अगर सपोज करें आप एलिवेटर में हैं, लिफ्ट जिसको कहते हैं, एलिवेटर में और एक प्रोफेसर साहब आपके या आपके सीनियर प्रोफेसर उस लिफ्ट में आ गए और वो लिफ्ट 7वीं मंजिल तक जानी है जिसमें 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, तो आपके पास वो सिर्फ वो 2 मिनट है उस प्रोफेसर को कन्विंस करने के लिए कि मैंने आपके साथ एमफिल करना है या पीएचडी करनी है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है उसको कन्विंस करने के लिए कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो आपकी लैब के लिए बहुत अच्छा है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है उसको कन्विंस करने के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट को फंड करें। वो मजबूर हो जाए इन 2 मिनटों के बाद ये कहने के लिए कि शान अजीज या मुनीब नासिर या आमना नवाज या काशिफ सलीम या जैनब, बेटा मेरे ऑफिस में आए, मेरे साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करें, फलां डेट को फलां टाइम पे प्रेजेंटेशन बना कर लाएं 15 मिनट्स की, मेरे साथ डिस्कस करें। वो मजबूर हो जाना चाहिए इन 2 मिनटों में, ठीक है। इट डजंट मीन कि आप जो वो आपने बहुत से बच्चों ने विकिपीडिया से कॉपी किया या किसी पीडीएफ से कॉपी किया, पेस्ट किया है और उसको जनाब पढ़ना शुरू कर दिया है। ये मकसद नहीं था इसका, शायद आप लोगों को समझ नहीं आई या मैं सही से समझा नहीं पाया। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, अभी हम लास्ट सेशन शुरू करते हैं 1-2 मिनट में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ और सुकून से, तहम्मुल से वो प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच, वी विल ज्वाइन शॉर्टली इन द नेक्स्ट सेशन।